Everyone, I am Smita Singh and today I am going to start with Bertrand's duopoly model. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने ओलिगोपोली मॉडल के दो मॉडल्स अपलोड किए थे, एक स्विजी किंग डिमांड का और दूसरा कॉर्नोट डुओपोली मॉडल। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे और क्योंकि वो मॉडल भी जो मैंने आपको पहले करवाए हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं फॉर द यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्योंकि उसके से आप उसे ये भी पूछ सकते हैं स्विजी किंग डिमांड कब लॉन्च की गई थी, कब ये मॉडल आया था, इसकी कह सकते हैं जो ईयर है स्विजी किंग डिमांड का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इन शॉर्ट स्विजी किंग डिमांड कर्व में क्या बातें कही गई हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही कॉर्नोट डुओपोली मॉडल में भी कब आया था और उन्होंने क्या बात कही ये आपको पता होना चाहिए। अब जो तीसरा मॉडल है ओलिगोपोली का वो है बर्ट्रैंड डुओपोली मॉडल। ओके, सो बर्ट्रैंड क्रिटिसाइज्ड कॉर्नोट मॉडल, जो लास्ट में हमने लास्ट वीडियो जो थी हमारी कॉर्नोट ओलिगोपोली मॉडल की, बर्ट्रैंड ने उस मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया। बर्ट्रैंड मॉडल आया था आपका 1883। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जो ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द कॉलम बहुत सारे आते हैं आपके, अप्रॉक्स 10 to 12 मैच द कॉलम आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आए, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स हर सब्जेक्ट में आपके बहुत सारे ईयर्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका ये है कि आप सारे ईयर्स, हर सब्जेक्ट का ईयर वाइज डेटा जो आपको मिलता जा रहा है वो आप एक जगह नोट करते जाओ और रोज़ उसको एक बार पढ़ो, आपको ईयर अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बर्ट्रैंड मॉडल 1883 में आया था। अब इन्होंने कहा क्या, अकॉर्डिंग टू हिम देयर वॉज नो लिमिट टू द फॉल इन प्राइस सिंस ईच प्रोड्यूसर विल ऑलवेज लोअर द प्राइस एंड इंक्रीज हिज सप्लाई ऑफ द आउटपुट अंटिल द प्राइस बिकम्स इक्वल टू हिज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बर्ट्रैंड मॉडल में बर्ट्रैंड ने अपने मॉडल में ये बताया कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है प्राइस फॉल होने की, जब तक प्रोड्यूसर अपना प्राइस लो करता जाएगा और अपनी जो सप्लाई है आउटपुट की वो बढ़ाता जाएगा। कब तक ऐसा करेगा, कब तक वो प्राइसेस को लो करता जाएगा, जब तक जो प्राइसेस हैं वो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके इक्वल नहीं हो जाती हैं प्राइसेस, तब तक वो जो बर्ट्रैंड मॉडल में कहा गया है जो इंडिविजुअल्स हैं या कह सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने प्राइसेस को तब तक कम करते रहेंगे फर्म्स जब तक उनकी जो प्राइस है आउटपुट का वो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल ना हो जाए, और जिससे वो अपनी सप्लाई भी बढ़ाते जाएं आउटपुट की। ठीक है, अब इन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए हैं वो देख लेते हैं। द प्रोड्यूसर सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन प्रोड्यूस द आउटपुट विच इज़ डिमांडेड एट दैट प्राइस। इन्होंने पहला एजम्पशन ये लिया कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को पहले सेट करते हैं, तब उस प्राइस पे जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बर्ट्रैंड का एडजस्टिंग वेरिएबल है वो प्राइस है, ना कि आउटपुट। देखो कॉर्नोट मॉडल में जो हमने पढ़ा था उसका जो एडजस्टिंग वेरिएबल था वो था आउटपुट। जो फर्म्स थी वो आउटपुट का प्रोडक्शन कम कर रही थी, बढ़ा रही थी, लेकिन ये जो बर्ट्रैंड मॉडल है इसमें जो बर्ट्रैंड का एडजस्टिंग वेरिएबल है वो है प्राइस। यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो अपने प्राइस को इंक्रीज कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ऐसे आ जाता है ना क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आपको दे दिया होगा कि क्या कॉर्नोट मॉडल का एडजस्टिंग वेरिएबल आउटपुट है या बर्ट्रैंड का डुओपोली मॉडल का एडजस्टिंग वेरिएबल प्राइस है, तो और फिर पूछा जाता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है, तो वैसे वाले क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कॉर्नोट का ओलिगोपोली मॉडल का जो एडजस्टिंग वेरिएबल है वो है आउटपुट और बर्ट्रैंड का एडजस्टिंग वेरिएबल है प्राइस। ठीक, अब ईच प्रोड्यूसर बिलीव्स दैट हिज राइवल विल कीप इट्स प्राइस कॉन्स्टेंट एट द प्रेजेंट लेवल वट एवर द प्राइस ही माइट हिमसेल्फ सेट। देखो हर प्रोड्यूसर यही बिलीव करेगा, इन्होंने ये भी एज्यूम किया कि हर प्रोड्यूसर यही बिलीव करेगा कि जो भी उनके राइवल हैं वो वही प्राइस सेट करेंगे, अपने प्राइसेस को वहीं पे रखेंगे जो उस टाइम पे प्रेजेंट लेवल पे जो प्राइसेस हैं मार्केट में। ठीक है, जो तीसरा एजम्पशन है वो क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टू फर्म्स। जो हम टू फर्म्स के यहाँ पे बात कर रहे हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी, टू प्रोड्यूसर्स हैव आइडेंटिकल कॉस्ट, और जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आउटपुट प्रोड्यूस करने का वो भी दोनों फर्म्स का सेम रहेगा। कंडीशन ऑफ कांस्टेंट है मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो कांस्टेंट रहेगी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर इज अनलिमिटेड, और बर्ट्रैंड डुओपोली मॉडल में जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है प्रोड्यूसर्स की वो अनलिमिटेड होती है। ठीक,
अब इन्होंने क्या कहा है, एक्सप्लेनेशन क्या है इस मॉडल का वो देखते हैं. सपोज A and B are the two firms. A is only producer at the present because he enters into the business first and he set the price at the monopoly level which is most profitable for him. मान लो दो फर्म्स हैं A and B. A ने मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में ए ही ऐसा प्रोड्यूसर है प्रेजेंट टाइम में जिसने इस बिज़नेस में एंटर किया है और उसने क्या किया, वो एक अकेला प्रोड्यूसर है तो उसने अपने अकॉर्डिंग जो उसके लिए प्रॉफिटेबल है वो प्राइस सेट कर लिया मोनोपोली लेवल पे. वो उसने अपने आउटपुट के प्राइस सेट कर लिए, ठीक, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं. अब मान लो दूसरा फर्म भी एंटर हो जाता है बिजनेस में और उसने भी सेम मतलब सेम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक. अब बी एज्यूम क्या करेगा, बी एज्यूम्स दैट ए विल गो ऑन चार्जिंग द सेम प्राइस विच ही इज़ डूइंग एट द प्रेजेंट. बी एज्यूम करता है कि ए जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्राइस चार्ज कर रहा है आउटपुट का वो वही चार्ज करेगा, ठीक. बी फाइंड्स दैट ही कैन कैप्चर द होल मार्केट बाय अंडरकटिंग द प्राइस एंड मेक द प्रॉफिट्स. तो अब बी सोचता है, उसने तो ये सोचा, उसने ये एज्यूम कर लिया कि ए उतना ही प्राइस चार्ज करेगा जितना वो अभी प्रेजेंटली चार्ज कर रहा है. अब बी ने क्या सोचा कि वो कैसे पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकता है, वो अपने प्राइसेस को जो ए के प्राइसेस है उससे कम चार्ज करे, ठीक. अपने प्राइसेस को कम कर देगा और जिससे जो उसकी मार्केट डिमांड है, आउटपुट का जो भी उसका आउटपुट डिमांड है वो बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि उसके प्राइसेस कम होंगे तो वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेगा, ठीक. बी सेट्स द प्राइस लोअर देन एज प्राइस एंड एज अ रिजल्ट गेट द एंटायर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. तो बी ने ऐसा ही किया, उसने अपने प्राइस ए के प्राइस से कम रखे और मार्केट की पूरी डिमांड प्रोडक्ट की उसके पास चली गई, ठीक. नाउ ए सेल्स फॉल्स टू ज़ीरो एंड नाउ ही रिकन्सिडर हिज प्राइस पॉलिसी. अब ऐसा करने से क्या हुआ, जब उसने पूरी मार्केट बी ने कैप्चर कर ली तो अब ए की जो सेल्स थी वो ज़ीरो हो गई. अब ए क्या सोचता है, वो अपनी प्राइस पॉलिसी को रिकन्सिडर करता है. अब ए के पास दो ऑप्शन है. पहला ये, या तो वो सेम प्राइस रखे जितना बी ने रखा है और हाफ ऑफ द मार्केट को सिक्योर कर ले, ठीक. अब दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो वो बी से भी कम प्राइस रखे और पूरी मार्केट को सिक्योर कर ले. ये दो ऑप्शन है ए के पास. ए फाइंड प्रॉफिटेबल टू सेट द प्राइस लोअर देन बीज प्राइस एंड सीज होल द मार्केट. अब ए के लिए प्रॉफिटेबल क्या है कि वो अपने प्राइसेस को बी के प्राइस से भी कम कर दे जिससे वो पूरी मार्केट को सीज कर ले, पूरी मार्केट कैप्चर कर ले और बी के कोई सेल्स ना हो. अब ए तो पहले से ही हमारे मार्केट में था, उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रखा था, जो भी उसके लिए प्रॉफिटेबल था वो बहुत ज़्यादा उसका प्रॉफिट हो चुका था पहले से ही, वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड फर्म थी. तो अब प्राइसेस कम करने से ए को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ. लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम बी की बात करें, बी एक नई फर्म थी, उसने अपने प्राइसेस को पहले से ही कम कर रखा था, लेकिन उसने मार्केट तो कैप्चर कर ली लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा था. लेकिन अब ए के प्राइस कम करने से क्या हुआ, बी की सेल्स तो और ज़्यादा डाउन हो गई. तो अब जो बी है उसकी जो सेल्स है वो एकदम ज़ीरो हो गई और अब बी जो बी के जो है वो बी फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक. दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल प्राइस फॉल्स टू द लेवल ऑफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब ये प्रोसेस, अब मान लो ए ने प्राइस कम कर दिया और पूरी मार्केट को सीज कर लिया. अब बी भी ये तब तक अपनाता जाएगा, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा. फिर उसके बाद बी इससे ए से कम प्राइस सेट करेगा और पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेगा, फिर ए ऐसा करेगा. ऐसे करते करते ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक जो आउटपुट का प्राइस है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल ना हो जाए. ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहेगा. इन बटरेंट मॉडल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द average cost of production and combined equilibrium output of the two duopolists is equal to the competitive output. तो बटरेंट का मॉडल, इन बटरेंट मॉडल में हम इक्विलिब्रियम कब अचीव कर सकते हैं, जब मार्केट प्राइस हमारा इक्वल हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, तब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं बटरेंट मॉडल में. और जो हमारा कंबाइंड इक्विलिब्रियम आउटपुट है दोनों ड्यूओपोलिस्ट का, वो हमारा कॉम्पिटिटिव आउटपुट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है. According to Buttrent model, output and price under the duopoly are equal to those under the pure or perfect competition. Buttrent model के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो आउटपुट और प्राइस है ड्यूओपोली के अंडर वो इक्वल है हमारा प्योर और परफेक्ट कंपटीशन के जैसे. ओके, सो ये जो बटरेंट का ड्यूओपोली मॉडल था ये काफ़ी इजी था. इन्होंने दो फर्म्स के बारे में बात कही है. इन्होंने ये कहा कि पहला ए, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, पहला जो ए फर्म है वो मार्केट में एंटर करता है और अपने मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है, मोनोपोली लेवल पे अपने प्राइस को सेट कर देता है. फिर बी आता है, बी क्या करता है, पूरी मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपना प्राइस
ए से भी कम कर देता है, फिर वो पूरी मार्केट को सीज कर लेता है, जिससे क्या होता है ए का जो सेल है वो फॉल हो जाता है 0 से। फिर ए अपनी पॉलिसी को रिकन्सिडर करता है, ए क्या करता है पूरी मार्केट को सीज करने के लिए उससे भी कम प्राइस कर देता है जो बी ने सेट कर रखा है। फिर बी यही करेगी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जो आउटपुट का प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस है, वो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल ना हो जाए। ओके, सो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये बर्ट्रैंड ड्यूपली मॉडल का। चेक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बर्ट्रैंड का ड्यूपली मॉडल। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी, और जो भी पुरानी वीडियोस हैं उसकी भी PDF आपको इस चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको PDF कंटेंट चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस चैनल पे अपने डाउट्स या जो भी प्रॉब्लम है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो जो चैनल का नेम है वो है UGC इन टेक्नोमिक्स बाय स्मिता सिंह। ओके, सो अब ये बर्ट्रैंड का ड्यूपली मॉडल भी कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट मॉडल होगा वो है हमारा एजवर्थ ड्यूपली मॉडल। ओके, सो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम होगी हमारी एजवर्थ ड्यूपली मॉडल की। ओके, सो सारे जो ओलिगोपोली मॉडल्स हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको हर एक मॉडल एक वीडियो में कंप्लीट करवा रही हूँ, जिससे आपको वीडियो लेंदी भी ना लगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। आप इसको अगर आप दो बार ये वीडियो देखोगे ना तो आप ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडल है, आप किसी तीसरे को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आप इसके वीडियोस चेक करने के बाद इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको समझ में आया हो और आपको नेक्स्ट मॉडल की वीडियो चाहिए हो ओलिगोपोली मॉडल की, सो कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स, एंड बाय बाय टिल देन, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।